देखो मैं फिर से क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है N2 से N1, मतलब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करता है किसी हाइड्रोजन लाइक सैंपल में जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z1। तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो एनर्जी का हम यूज करें किसी और सैंपल में ट्रांजिशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसी एनर्जी का एक और सैंपल है जिसका एटॉमिक नंबर Z2 है, उस सैंपल में इस एनर्जी का मैं यूज करूं टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ऑर्बिट N3 टू N4, फ्रॉम अ ऑर्बिट N3 टू N4। ठीक है, तो यहां से यहां मतलब यहां N2 से ये इस सैंपल में जब N2 से इलेक्ट्रॉन N1 पे आया, तो जितनी एनर्जी इसने रिलीज की उस एनर्जी का हमने यूज किया किसी और हाइड्रोजन लाइक सैंपल में जिसका एटॉमिक नंबर Z2 था, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम N3 टू N4। मेक सेंस यहां तक? बोलो। यस सर। तो इस केस में ये चीज ट्रू होगी। क्या चीज? N1 अपॉन N3 इक्वल्स टू N2 अपॉन N4 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये चीज इक्वल क्यों होगी भाई। ठीक है, ये चीज क्यों इक्वल होगी, समझ रहे बात को? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, मैं ये बोल सकता हूं कि जो एनर्जी डिफरेंस है जब 2 से 1 आया, वो इक्वल होना चाहिए जो एनर्जी डिफरेंस है जब ये 3 से 4 पे जाएगा। तभी तो वह ट्रांजिशन पॉसिबल होगी ना। जितनी इसने एनर्जी रिलीज की, जितना इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस होगा, वही एनर्जी डिफरेंस इन दोनों में होना चाहिए। तभी यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाएगा वहां से वहां तक। गॉट इट? ठीक है, तो ये दोनों यस की सर। एनर्जी रिलीज है। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 13.6। इसको कैसे, इस एनर्जी डिफरेंस को ऐसे लिखता हूँ ना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z1 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 13.6/1/N3 स्क्वायर माइनस 1/N4 स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? ये चीज तो हमें पता ही है, नॉर्मली मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इसको मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा दूं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सो अब देखो, इसको मैं 13.6 से 13.6 कैंसर, इसको ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे Z2 स्क्वायर अपॉन N3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर अपॉन N4 का स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे। एक चीज देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होगी। अब देखो, ये दोनों चीजें आपस में तभी इक्वल हो पाएंगी, देखो ये दोनों चीजें आपस में, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों चीजों, इन दोनों में जो डिफरेंस है और इन दोनों में डिफरेंस है वो इक्वल है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। वो तभी इक्वल हो पाएगा अगर मैं देखो, अगर Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर किसके इक्वल हो, Z2 स्क्वायर अपॉन N3 स्क्वायर के। एंड सेम एज तुम बोलोगे Z1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर किसके इक्वल हो, Z2 स्क्वायर अपॉन N4 स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये जब रेशो, इन दोनों की रेशो अगर इसके इक्वल हो, ठीक है, और इन दोनों की रेशो जब इसके इक्वल हो, तभी ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। समझ रहे बात यस को? सर। ठीक है, ये चीजें जब इक्वल होगी तभी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। तो हम इन दोनों चीजों को इक्वल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर हटा के अगर मैं, सॉरी, यहाँ पे इस तरह से मैं लिख सकता हूँ क्या, स्क्वेयर वगैरह अगर मैं हटा दूं तो सिंपली क्या आ जाएगा, Z1 अपॉन N1 इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, इसको, सॉरी, इसको ऐसे ले जाता हूँ,
ये Z1 को इधर ले आऊं, Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर, ये इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा N1 स्क्वायर अपॉन N3 स्क्वायर, ये इधर आ गया। ठीक है, सेम इसी में यही चीज कर सकता हूँ, Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू N2 स्क्वायर अपॉन N4 स्क्वायर। ये डेरिवेशन ऐसे जो प्रूव कर रहा हूँ, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं, ये रिजल्ट याद रखना है हमें सिर्फ। ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर वगैरह अगर हटा दूं, दोनों साइड पे रूट कर दूं अगर, तो सिंपली क्या हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N3, सेम एज इस साइड Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल हो जाएगा N2 अपॉन N4। तो फाइनली Z1 Z2 इसके इक्वल है, Z1 बाय Z2 के, तो ये तीनों चीजें भी आपस में इक्वल होंगी। तो फाइनली अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Z1 अपॉन Z2 किसके इक्वल N1 अपॉन N3 के, और ये किसके इक्वल N2 अपॉन N4 के। इस तरीके से ये तीनों चीजें आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब प्रूफ कैसे किया कैसे नहीं किया दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, बट ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। रिजल्ट किस तरीके से याद रखोगे, अगर कोई ट्रांजिशन होती है N2 से N1, N2 से N1 में जो ट्रांजिशन होती है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है किसी सैंपल Z1 में, N2 से N1 में ट्रांजिशन होती है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम यूज करते हैं किसी और सैंपल में एक्साइटेशन करने के लिए N3 से N4। तो ये चीज को तुम आपस में इक्वल कर सकते हो, और इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो हम एक न्यूमेरिकल के जरिए समझ सकने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो वो एक न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगा हमें। बोलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सबको चीज? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, यहाँ नो सर। सर तक, यहाँ तक लिखो, नोट कर लो यहाँ तक सब लोग, हो जाए तो हैंड रेस करके बता देना। क्लियर, आगे बढ़े? यस सर। ओके, देखो अच्छा, तो सिंपली यहाँ पे एक और तरीके से इसको लिख लो ताकि याद रहे तुम्हें। मान लो मैं किसी सैंपल में N2 से N1 ट्रांजिशन होती है, किसी Z1 सैंपल में N2 से N1 ट्रांजिशन होती है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसी और सैंपल Z2 में हम ट्रांजिशन करवाते हैं N3 से N4, ओ सॉरी N3 से N4 Z2 में, यहाँ से यहाँ आई एनर्जी रिलीज हुई, मान लो एनर्जी रिलीज हुई, फिर उसने क्या किया, उसी एनर्जी ने ट्रांजिशन करवा दी Z2 में N3 से N4 में। तो उस केस में तुम क्या करोगे, N1 बाय N3, N1 बाय N3, N2 बाय N4 इक्वल्स टू Z1 बाय Z2। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इफ थर्ड लाइन, if third line of Paschen series, third line of Paschen series of lithium 2 positive, Paschen series of lithium 2 positive, of lithium 2 positive is used to excite
टू एक्साइट हीलियम पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव आयन, what transition will be observed, what transition, yeah, what transition is observed? ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक इफ थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव, जो थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज क्या है? लाइमन बामन पार्शियल। तो थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज क्या होती है, कोई बताएगा? क्या होगा भाई थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज? ये याद नहीं आ रहा। सर इनफाइनाइट से फिफ्थ। इनफाइनाइट से फिफ्थ। फर्स्ट लाइन क्या होगी पार्शियल सीरीज की? जब हम फोर्थ से थर्ड पे आएंगे, लाइमन बामन, लाइमन बामन पार्शियल, फिर पार्शियल ही आता है ना। तो जब फोर्थ से यस यस सर। सॉरी, इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं सीधा, फोर्थ से थर्ड पे आते हैं तो फर्स्ट लाइन पार्शियल की होती है, भूल भी के एक ही क्लास में ना, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल। फिफ्थ से थर्ड पे आएंगे तो सेकंड, और सिक्स से थर्ड पे आएंगे तो थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन सिक्स से थर्ड पे आ रहा है, तो कहता है सिक्स से थर्ड पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें कोई एनर्जी रिलीज होगी। मतलब थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल से इसका ये मतलब है ना कि सिक्स से थर्ड में आया, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं टू एक्साइट हीलियम पॉजिटिव आयन। तो हीलियम पॉजिटिव आयन में कौन सी ट्रांजिशन होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम इसमें देखो वही चीज यूज करेंगे जो अभी हमने ये वाली N1/N3 N2/N4, ठीक है। अब देखो पहले तो Z1/Z2 देख लो क्या आएगा, Z1/Z2 क्या देगा। तो Z1 मान लो, जैसे लिथियम को मान लो Z1 फॉर एग्जांपल, लिथियम को मान लो, तो लिथियम कितना हो गया तुम्हारा, लिथियम 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, और ये 2। तो Z1/Z2 क्या है, 3/2 है, ठीक है। Z1/Z2 क्या है, 3/2, 3/2, ठीक है। अब देखो N1 कितना है तुम्हारा, और N2, पहले N2 कितना, N2 6 है और N1 कितना है, 3 है, सही है, समझ गया, यही है ना। N1 3 है और N2 6 है, क्योंकि 6 से 3 पे ट्रांजिशन हो रही है ना, 6 से क्या हो रही है, 3 पे ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, अब यहाँ पे तुम पुट करो N1 की, यहाँ पे इसी फॉर्मूले को पुट करो, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी, 3, N3 की हमें पता नहीं है, N2 की वैल्यू कितनी, 6, N4 की हमें पता नहीं है, तो Z1/Z2 कितना आ गया, 3/2। क्वेश्चन को कैसे करोगे जी, क्वेश्चन होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्वेश्चन होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखो कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, N3 और N4 की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे कि इन दोनों की भी रेशियो 3/2 आ जाए। जैसे यहाँ पे 3/2 है, तो N3 और N4 की जगह पे क्या पुट करो कि ये भी 3/2 हो जाए और ये भी 3/2 हो जाए, क्या पुट करोगे बताओ। अगर N3 की जगह 2, अगर N3 की जगह 2 पुट कर दो और N4 की जगह पे क्या करोगे, 4, 4, तो करके देखो, 3/2 और 6/4, 3/2, इसको काटोगे तो ये भी 3/2 हो जाएगा। तो जब N3 की वैल्यू 2 पुट करते हैं और N4 की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये दोनों भी 3/2, 3/2 हो जाते हैं। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम पता करना पड़ेगा। तो हीलियम पॉजिटिव आयन में जो ट्रांजिशन होगी वो कौन सी होगी, 2 से 4। हीलियम पॉजिटिव आयन में जो ट्रांजिशन होगी वो कहाँ कहाँ से होगी, 2 से 4। मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई लिथियम 2 पॉजिटिव से, 6 से थर्ड आने पे जो एनर्जी रिलीज हुई, वो जब हीलियम पॉजिटिव पे पड़ी तो उसने कौन सी ट्रांजिशन कर दी, 2 से 4। इस तरीके से तुम फाइंड आउट करोगे। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। गॉट इट, ठीक, चलो बढ़िया है, ठीक है। लिख लो, इसको लिखना है तो, नहीं तो आगे बढ़े हम।
इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंड लाइन ऑफ बामन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बामन सीरीज यूज टू एक्साइट लिथियम 2 पॉजिटिव की जगह पे कर देते हैं हाइड्रोजन, सॉरी नहीं बामन सीरीज यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, और हीलियम यहाँ पे कर देते हैं हाइड्रोजन। अब बताओ क्या आंसर आएगा। ये तो लिख लिया सबने। यस सर। करो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आता है करो, मैं एक्सटेंड में अटेंडेंस भेज दूं। सर 1 से 2। Very वन good. से टू आ रहा है। वेरी गुड, सही आंसर है 1 से 2। वेरी गुड, समझ गए ना कॉन्सेप्ट को, बस ये एक कॉन्सेप्ट समझाना था तुम्हें, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 से 2 आ जाएगा, तो Z1 अपॉन Z2 यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन 1, ठीक है। और बामन सीरीज की सेकंड लाइन मींस 4 से 2 पे आ रहे हैं, 4 से 2 पे आ रहे हैं, तो 4 से 2 पे आ रहे हैं मतलब N2 की वैल्यू 4 और N1 की वैल्यू 2, यहाँ पे पुट करोगे 4 अपॉन N3 इक्वल्स टू, नहीं सॉरी 2 अपॉन N3 इक्वल्स टू 4 अपॉन N4, Z1 पर Z2 अपॉन 1, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी क्या दिमाग लगाना है कि क्या वैल्यू रखें N3 और N4 की जगह पे, ये दोनों 2/1 बन जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सर 1 और 2। N3 की वैल्यू 1 रखोगे और N4 की वैल्यू 2 रखोगे तो वही चीज बन जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से ट्रांजिशन 1 से 2। व्हाट इट ना, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो सब। यस सर। वेरी गुड। यस सर। एक ना बड़ा, यस सर। एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब इसके काफी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से क्या होगा, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में सब चीजें एकदम पूरी रिवाइज हो जाएंगी, सब पता चल जाएगा कि कितना अच्छे से तुमने रिवाइज किया है, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक का दी एंड करते हैं, ठीक है। चलो, तो लेट्स डू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाओ। इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, in a hydrogen like sample, all the ions in a particular excited state, in a particular excited state, when electron makes transition up to ground state, up to ground state then six different types of photons are observed. लाइंस बोल दो, फोटॉन्स बोल दो, एक ही बात है। टाइप्स ऑफ फोटॉन्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब बेसिकली क्या है,
कोई हाइड्रोजन लाइक सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में बैठा है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में बैठा है, वो ग्राउंड स्टेट तक ट्रांजिशन करता है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है। तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सेकंड excitation potential, if second excitation potential of the sample is 193.64 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है इसमें, देखो, फर्स्ट फाइंड करना है आइडेंटिफाई द सैंपल, सैंपल को आइडेंटिफाई करना है। बी क्या करना है, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट, find the excited state of sample, ठीक है। सी क्या करना है, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी, डी करना है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी, of third state, ई क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट wavelength, belonging to above transition, ठीक है। एफ पता करना है सीरीज लिमिट wavelength of bracket series limit wavelength of bracket series, एफ तक हो गया। फिर जी फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस between wave number of second line of Lyman series and second line of Bowman series, and second line of Bowman series। कोई चीज समझ ना आए तो पूछ सकते हो। एच फाइंड करना है, काफी ज्यादा चीजें हैं वैसे यार ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो गया। एच यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट इतना लिख रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बाकी क्वेश्चन जो बचा है वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ये इसमें क्या होगा कि ये क्वेश्चन करने से तुम्हारा सब कुछ रिवाइज सब कुछ पक्का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। सिंपली क्या है, किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट तक जंप करता है और ट्रांजिशन कर सकता है, और 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स ऑब्जर्व होते हैं। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो ये सब करने हैं, अभी तक तो इतना कुछ करना है, बाकी देखते हैं। हाँ भाई, इतना लिख लिया क्वेश्चन सबने? यस सर। सर लास्ट पॉइंट रह गया है। ठीक है, लिखो लिखो।
सर डन। ओके ठीक है, जी तक हो गए ना। एच देखो, if second line of Bowman series, second line of Bowman series of the sample is used, of the sample is used to excite, is used to excite the helium positive ion, used to excite the helium positive ion. Which is already in ground state, ऐसा देखो, which is already in ground state, which is already in ground state, then find the final excited state, then find the final excited state of helium positive, excited state of helium positive ion. ठीक है, ये अच्छा हो गया। देन तुम्हारा आए है, find the number of lines, find the number of lines not in visible range, not in visible range, ठीक है। एंड लास्ट है ये, दिस इज द लास्ट। आई के बाद क्या आता है, जे आता है ना, तो जे इफ सिंगल आइसोलेटेड, if single isolated atom is considered, atom is considered in the above sample, in the above sample, then find the maximum, then find the maximum number of, maximum number of spectral lines, maximum number of spectral lines observed in above transition, observed in above transition, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले 5 पार्ट, टोटल कितने हो गए, ई तक 5 हो गए, 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना टोटल। पहले 5 कर लो, फिर 5 डिस्कस करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट 5 करना, फिर वो नेक्स्ट 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो चले ना क्या चीज चल रही है। तो पहले 5 पार्ट कर लो, जब पहले 5 पार्ट हो जाएं तो बता देना, हैंड रेस कर देना, फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। तुम देख लेना कौन से ठीक है, कौन से गलत है, ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 करेंगे। करो चलो।
हुए पहले 5? बोलो। जिसको पीछे कोई भी कंफ्यूजन भी होगी ना वो भी क्लियर हो जाएगी अभी इसमें, ठीक है। बताओ भी फर्स्ट 5 हुए या नहीं? यस नो में जवाब देना आता है ना। नहीं हुए तो नो बोल दो भाई। सर अभी कर रहे हैं। हाँ तो बोलना पड़ेगा ना, ठीक है, बताना तो पड़ेगा ना। भाई इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं हुए भी अभी तक किसी के भी। ये तो यही नहीं लग रहा कोई कर भी रहा है सॉल्व या ऐसे बैठे रहते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है बोलो। बेरिलियम। बेरिलियम। आइडेंटिफाई द सैंपल। तो अगर पहला पहला पता चल गया तो बाकी 3 4 में कितना टाइम लगना था यार। ठीक है तो बेरिलियम पहला सही है सबका, क्योंकि उसने क्या दिया था हमें, थर्ड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है बताओ। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का बताओ भाई क्या मीनिंग होता है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। 3 to 1। ठीक है, जब हम 1 से थर्ड पे, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन का क्या मतलब होता है 1 से 2, सेकंड एक्साइटेशन का मतलब होता है 1 से 3। 1 और 3 में कितना गैप होता है 12.1। 1 और 3 में कितना गैप होता है 12.1। बट कोई भी सैंपल है हमें नहीं पता कौन सा है, तो जेड स्क्वेयर आ जाएगा साथ में। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ये कितना गिवन था 193.64। ठीक है, तो जेड स्क्वेयर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 6 आ जाए 6 आ जाएगा, जेड यहाँ पे 4 आ जाएगा। दैट मीन सैंपल कौन सा है बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो पहला पार्ट बिल्कुल सही है, जवाब है सबका बेरिलियम 3 पॉजिटिव। बी वाला क्या आंसर होगा। बी में पूछा है फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल। सैंपल की कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी, मतलब वो किसी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट था ना, तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट थी वो बताना है। तो उसके लिए हमें उसने क्या दे रखा था, स्पेक्ट्रल लाइंस दे रखी थी ना। उसने क्या बोला था थर्ड।
हाँ नहीं, फोर्थ हाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल सही, स्टेट 4 आएगी बट एक्साइटेड थर्ड एक्साइटेड स्टेट आएगी, ठीक है, सही बोला है, ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला था कि भाई 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स मिल रहे हैं या लाइंस मिल रहे हैं जब वो ट्रांजिशन करती है उस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक, ठीक है। तो अब हम ये इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, डेल्टा एन वाले फॉर्मूले को, विच इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। यहां से अगर तुम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो आएगी 3। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू 3 है तो n2 माइनस n1 किसके इक्वल होना, 3। n1 तो फिक्स था, कितना है 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो n2 4 है, बट उसने क्या पूछा था, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल। एक्साइटेड स्टेट, तो स्टेट तो थर्ड है बट एक्साइटेड स्टेट अगर बोलेंगे तो कितनी, मतलब स्टेट तो 4 है बट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो कौन सी आएगी, द एक्साइटेड स्टेट इज, एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, n इक्वल्स टू 2, सेकंड n इक्वल्स टू 3 एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 4। तो एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ गए, बोलो पहले दोनों पार्ट क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट नहीं, Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करोगे, 217.8. 217.6. हाँ बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर करते हैं ना, तो 13.6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 217.6 ईवी, ठीक है। चलो, बाइंडिंग एनर्जी ये हो गया सी, देन वी हैव डी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसकी पूछा था इसने, ओके फोर्थ में पूछा था, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी, थर्ड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होगा, थर्ड स्टेट से कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी पे। तो वो किसके कुल जो थर्ड स्टेट की एनर्जी होती है, तो हाइड्रोजन के लिए तो वो होती है 1.51 इंटू जेड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगी 1.51 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी 24.16 ईवी। व्हाट इट ई पार्ट, ई पार्ट में क्या बोला था, Yes, sir. शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू अबव ट्रांजिशन। अबव ट्रांजिशन मतलब वो इस ट्रांजिशन की बात कर रहा है, ये वाली जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है ना, यहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक हुई है, 4 से लेके ग्राउंड स्टेट तक हुई है। इस ट्रांजिशन में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है, कैसे भी हो सकती है ट्रांजिशन, वो 6 फोटॉन्स उसने रिलीज किए हैं। तो इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी पॉसिबल हो सकती है और लॉन्गेस्ट कौन सी पॉसिबल हो सकती है, ये बतानी थी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर मैं देखूं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब 4 से 1 देख रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो गया। 4 और 1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, तो अगर मैं एनर्जी डिफरेंस देखूं, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, 4 और 1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना, 4 क्या बोलते हैं, 13.6 से क्या माइनस करोगे, 4 की कितनी होती है 3.4, 1.5, 0.85, Yes, sir. कितना आएगा माइनस करके, Yes. इंटू जेड स्क्वायर भी करना पड़ेगा, कितना आएगा माइनस करके, 12.7. 0.7, 12.7. 13.6 माइनस 0.85, 12.75 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इंटू 16 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 204। इतना आ गया एनर्जी डिफरेंस। अब लेमडा मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, इस एनर्जी सॉरी 12400 को 12400 को डिवाइड कर दो 204 से, ये आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एनर्जी ईवी में ले रहे हैं। तो
12400 को डिवाइड करोगे अगर 204 से, तो जो 60.78 एंगस्ट्रॉम। सही है, गॉट इट। हाँ भाई, क्लियर हो गया। और अगर लैम्डा मैक्स निकालना चाहते हो तो एनर्जी डिफरेंस शुड बी स्मॉलर। सबसे स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस किस में होगा, किस ट्रांजिशन में सबसे स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस होगा? सोच सर सोच। 2 1 1 to 1 से 2 तो काफी ज्यादा होता है, मतलब 4 से 3rd पे आएगा तब सबसे स्मॉलर होगा ना। ऊपर जाते जाते हैं तो गैप कम नहीं होता जाता, yes. ऊपर जाते हैं तो गैप Yes, कम sir. होता जाता है। तो जब 4 से 3rd में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से वो किसी भी तरीके से ट्रांजिशन करके वो अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में आएगा, तभी तो 6 फोटॉन्स मिल रहे हैं ना। 4 से वो किसी भी तरीके से ट्रांजिशन करके अल्टीमेटली आएगा, अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो 4 से वो 3 में जब आएगा, जंप करेगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोन। जब 4 से 3rd में आएगा तो वो सबसे क्या करेगा, उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। हाँ वे एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस पता चल गया 4 से 3 में एनर्जी डिफरेंस निकाल लो अब, डेल्टा ई। जब 4 से 3 में आएगा तो कैसे निकालोगे, कि कहाँ से, 0.85 1.51 1.51 से माइनस करो 0.85, कितना आ गया, इंटू जेड स्क्वायर। तो 1.51 से माइनस करो 0.85, 0.66 इंटू जेड स्क्वायर, कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो इंटू 16 कर दो, 10.56 आ गया, ठीक है भाई। ये मिटा दो ना। यस सर। Yes, sir. तो 10, अब लेमडा मैक्स जब निकालोगे तो यू एंगस्ट्रॉम में आएगा। 12400 डिवाइड कर दो 10.56, तो 10.56, तो 12400 डिवाइड बाय 10.56 कितना आएगा, 1174.24। 74.2. वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? तो ये होगा तुम्हारा लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़े। पहले 5 हो गया आई थिंक। Yes. Yes, sir. अब Yes, sir. नेक्स्ट 5 ट्राई करो, फिर जब हो जाएंगे तो बताना, ठीक है।
हाँ भाई हुए, कहाँ तक हो गए? हाँ भाई देखें आगे। तो ई के बाद कौन सा एफ है? एफ में क्या करना था? सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। सीरीज लिमिट क्या होती है? लास्ट लाइन। सीरीज लिमिट लास्ट लाइन होती है लाइमन बामन पाशन ब्रैकेट। तो लास्ट लाइन कौन सी होगी? जब क्या होगा, इन्फिनिटी से हम 4 पे आएंगे, 4 पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे 4 पे आएंगे, यस सर। तो क्या होगी? लास्ट लाइन होगी। तो अब इसका क्या वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? 4 की एनर्जी कितनी होती है? 0.85, 0.85। यस तो सर। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में? 12400 डिवाइड बाय 0.85। निकाल लेना, वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। जी पार्ट में बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकंड लाइन ऑफ बाउमन सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी? जब 3 से 1 पे आएगा, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। एंड सेकंड लाइन ऑफ बाउमन सीरीज क्या होगी? जब 4 से 2 पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है वेव नंबर का। इन दोनों का वेव नंबर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो वेव नंबर का डिफरेंस कैसे निकालोगे इन दोनों का? दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दो ना वेव नंबर वाले। वेव नंबर किसके इक्वल होता है? आर, इसमें एटम, अच्छा वो तो आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ये लैम्डा, ये वेव नंबर 1 बोल दो, ये वेव नंबर 2 बोल दो। इसका क्या आ जाएगा? आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सही है, तो कैलकुलेट करो सबकी वैल्यूज। तो जेड की वैल्यू तुम्हें पता है, आर की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है। तो आर की वैल्यू को चाहे आर की वैल्यू रहने दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। गॉट इट? एफ जी सेक्शन समझ आया सबको? बोलो, यस। कोई डाउट किसी को अभी तक? ठीक है, आंसर नहीं मैं बता रहा, ये तुम निकाल लेना। ठीक है, एफ जी एच। एच पार्ट में क्या बोला था? इफ सेकंड लाइन ऑफ बामन सीरीज ऑफ दिस सैंपल इज यूज्ड टू एक्साइट। देखो ये डिट्टो क्वेश्चन वैसा है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, कर लोगे ना ये। मतलब सेकंड लाइन बामन सीरीज ऑफ सैंपल का यूज करना है। सैंपल तुम्हें पता है कौन सा है? बेरिलियम 3 पॉजिटिव, हमारा सैंपल तो यही है ना। तो इसकी सेकंड लाइन ऑफ बामन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बामन, लाइमन बामन मतलब 4 से 2। तो 4 से 2 को यूज करना है एक्साइट करने के लिए हीलियम पॉजिटिव को। हीलियम पॉजिटिव का उसने ये भी बोल रखा है कि ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में बैठा है। तो ग्राउंड स्टेट से बस ये बताना है कि कहाँ पर जाएगा। तो वही फॉर्मूला यूज करो, n1/n3 इक्वल्स टू n2/n4 इक्वल्स टू z1/z2। z1/z2 की वैल्यू कितनी आई इस केस में? बेरिलियम के लिए 4/2, मतलब 2 आ जाएगी ना, 2। तो n1 की वैल्यू कितनी है? 2। n2 की वैल्यू कितनी है? 4। और कहीं ना कहीं तुम्हें आई थिंक इसकी वैल्यू भी पता ही है, n3 की वैल्यू भी दे रखी है उसने 1। बस n4 की वैल्यू तुम्हें बतानी थी। तो कितना पुट करूं कि n4 ये भी 2 आ जाए? तो n4 को कितना पुट करोगे? 2 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली सब 2 आ सर जाएंगे। 2। तो ऑब्वियसली 1 से 2 मतलब n4 की वैल्यू। व्हाट इट ना, इसमें इसने ये भी वैल्यू दे दी थी तुम्हें n3 की, क्योंकि इसने बोल दिया था कि यस सर। विच इज ऑलरेडी यस। प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, वो कितनी और हायर स्टेट में जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कौन सा था? एच वाला हो गया, इसको मिटा दूं पूरे को।
लिखना तो नहीं है कुछ? No, sir. एच के बाद आ गया आई वाला पार्ट। आई वाले पार्ट में क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजिबल रेंज। ये बताओ क्या आंसर होगा इसका? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजिबल रेंज। ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो विजिबल रेंज में नहीं होंगी, विच आर नॉट इन विजिबल रेंज? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बोलो। देखो भाई, क्या करोगे? सिंपल सा, 4 से लेके 1 तक का है ना ट्रांजिशन, 6 फोटॉन्स निकल रहे थे, उसमें से बताना था कितने विजिबल Yes, रेंज में sir. है। क्या नहीं 2. बता सकते? 2 विजिबल रेंज पे आ रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें देखो, लैम्डा मैक्स कितना आ रहा था वो तो हम निकाल चुके हैं, कुछ 1174 के अराउंड। 1174.2. और लैम्डा मिनिमम कितना आ रहा था? 61 के अराउंड शायद। Sir, 60.78. जो भी है ठीक है। ये रेंज क्या विजिबल रेंज में आ रही है? विजिबल रेंज कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, यही तो होती है विजिबल रेंज। नैनोमीटर में 400 टू 750 नैनोमीटर। तो ये कहाँ से इसका कुछ लिंक है? एक मिनट, सॉरी, आ रही है, सॉरी आ तो रही है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, 4000 टू 750,000 आ रही है, तो इसमें अब देखना पड़ेगा कितने दो आ रहे हैं। तो सब लाइंस का चेक करो इसमें यार। 4 से थर्ड वाले की तो 61 है, ये तो आ ही नहीं रही। फिर इसमें सबकी सब तुम्हें चेक करनी पड़ेगी अब, ठीक है? तो 4 से 2 का भी चेक कर लो, आती है क्या? ऐसे 4 से तुम्हें 4 से 1 का भी देखना पड़ेगा, ठीक है? 3 से 2 वाला भी देखना पड़ेगा, 3 से 1 वाला भी देखना पड़ेगा, और 1 से 2 वाला भी देखना पड़ेगा। कौन कौन सी लाइन आती है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब लाइंस को तुमने देखना, जो जो लाइंस की वेवलेंथ विजिबल रेंज में आ जाए दैट इन विजिबल रेंज, बस बात खत्म। और जो नो आए दैट इज नॉट इन विजिबल रेंज, ठीक है? समझ गए बात को? Yes, sir. इसमें सबकी कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, किसी की आती भी है या नहीं है। वैसा कंफर्म नहीं है, ये तो रेंज तो आ गई, तो हो सकता है इस पे कोई फॉल ही ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसमें फॉल ही ना करे कोई, ठीक है? तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, सबकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कौन सी विजिबल रेंज में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, ठीक है? कर लोगे? और कोई क्वेश्चन बचा है इसमें या हो गए सब? जे वाला बचा है। Last part. जे वाले का क्या आंसर आएगा? सिंगल, अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम लोगे तो उसने बोला है इन द देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सिंगल आइसोलेटेड में कितनी आ जाएगी? सिंगल में क्या करते हो सिम तुम, n2 माइनस n1 कर देते हो, तो क्या करोगे? 4 माइनस 1 करोगे, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, ओके, बात खत्म, ठीक है? 3 आ जाएंगे, Yes, sir. ओके, क्लियर है सबके सब पार्ट्स? कोई डाउट किसी में? क्लियर? चलो, इसका कैलकुलेट करना, ठीक है? इट इज नॉट श्योर कि कोई ना कोई आएगी, सबका एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, 6 की 6 पॉसिबिलिटीज है, ये 6 पॉसिबिलिटी की तुम्हें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा इस रेंज में कोई आ रही है, उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। इसकी मैंने आंसर इसका नहीं बताया, ना ही मुझे पता है इसका, देखना पड़ेगा ये तो, ठीक है? तो वो तुम्हारा होमवर्क ये है कि ये तुम घर जाके देखना कि कौन कितनी विजिबल रेंज में नहीं आ रही, ठीक है? ओके, Yes, sir. चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये तुम्हारा पूरी कहानी खत्म होती है, ठीक है? तो अब हमें देखनी है कुछ लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ
हाँ भाई चलो लिखो, टॉपिक लिखो, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। देखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस थी बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी की। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो थी दैट इज कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन, he could not explain the line spectrum of, he could not explain the line spectrum of atom containing, of atom containing more than one electron, more than one electron। ठीक है, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एक्सप्लेन कर पाया था, वो सबसे एक्यूरेटली वो एक्सप्लेन कर पाया था हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, सबसे एक्यूरेटली, बाकियों के लिए इतना एक्यूरेट नहीं रिजल्ट आया था, हीलियम पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, जो भी बाकी हैं स्पीशीज। बट जो जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनके लिए तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह का क्यों आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये फर्स्ट लिमिटेशन थी इसकी। सेकंड ये थी he could not, he sorry, second इसके लिखो, he was unable, he was unable to explain, he was unable to explain the splitting of, he was unable, he was unable to explain the splitting of spectral lines in magnetic field, in magnetic field। तो वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती थी, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाती थी। इसको हम बोलते थे जीमैन इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते थे, जीमैन इफेक्ट। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हमें जस्ट ये पॉइंट पढ़ना है और इसको आगे बढ़ जाना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जीमैन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस और ज्यादा स्प्लिट कर जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था नील बोहर। ठीक है, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, and in electric field, and in electric field ये था स्टार्क इफेक्ट, इसको बोलते थे स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये स्प्लिट हो जाती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती थी इसको हम बोलते थे स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती थी इसको हम बोलते थे जीमन इफेक्ट। तो ये दोनों चीजों को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है क्या, क्यों होते हैं, इसके बारे में स्टडी हमें नहीं करना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है यार, एक सेकंड वेट करना, 1 मिनट के लिए, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट 1 सेकंड के लिए वेट करना, इतना लिख लो तुम दोनों पॉइंट्स, में 1 सेकंड में आता हूँ। ठीक है।
हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो ये पहली दो लिमिटेशंस थी इसकी। नेक्स्ट वन है, विच इज द थर्ड वन। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, he was unable to explain de Broglie, डी ब्रोए, इसको कई लोग डी ब्रोगली भी बोल देते हैं, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी डी ब्रोए है। ठीक है, डी ब्रोए कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, डी ब्रोए कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है वो भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। जैसे हमने देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, लाइट जो है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। वैसे हम आगे चल के देखेंगे डी ब्रोई कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर में कि जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ही कंसिडर किया था, उसने पार्टिकल मान के ही सब चीजों को कैलकुलेट किया था। बट बाद में डी ब्रोई के कॉन्सेप्ट के बाद उसने बोला कि नहीं, इसका वेव नेचर भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन को हम वेव कंसिडर करके कैलकुलेशन, मतलब वेव कंसिडर करके इसका चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी जो बोहर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इस चीज को तुम ज्यादा अच्छे से समझोगे जब तुम डी ब्रोई का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो जब डी ब्रोई का कॉन्सेप्ट आया ना, तभी ये बोहर का मॉडल फेल होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक ही इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और एक ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ही कुड नॉट। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, सर एक और बता दीजिए। ये आएगा भी नहीं अभी, क्योंकि ये पढ़ा नहीं ना हमने डी ब्रोई कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर। अभी जस्ट ये समझो कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी इस टॉपिक के बाद इसको पढ़ेंगे, डी ब्रोई कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, तो तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी ओके जस्ट सर। इतना समझो कि इसको, ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब हम पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी आएगा नहीं। ठीक है, सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन Heisenberg's uncertainty principle. Uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty। अब ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, डी ब्रो के बाद हमें ये टॉपिक पढ़ना है, Heisenberg's uncertainty principle। इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसके प्रिंसिपल को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या था वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ आएगा। फिफ्थ पॉइंट, नो कंक्लूजन was given for the principle of quantization of angular momentum. Principle of quantization of angular momentum. इसने क्वांटाइज कर दिया था ना एंगुलर मोमेंटम को। इसने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 हो सकता है, या 2h/2 हो सकता है, या 3h/2। इसने क्वांटाइज कर दिया था। क्वांटाइज करने का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज, किसी भी चीज को क्वांटाइज करने का मतलब होता है कि हमने पर्टिकुलर सेट कर दी उसके लिए वैल्यूज, कि हाँ इसकी वैल्यूज इतनी 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 ही हो सकती है। उसका मतलब होता है कि हमने उसको क्वांटाइज कर दिया। ठीक है, कि जैसे बोहर ने भी क्या किया है कि हिसाब से ऑर्बिट्स को क्वांटाइज कर दिया था, कि जहाँ तो ऑर्बिट मतलब जहाँ तो ऑर्बिट की एनर्जी जो है इतनी होगी, जहाँ इतनी होगी, जहाँ इतनी होगी, तो क्वांटाइज कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से मतलब किसी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना, छोटे छोटे डिस्क्रीट फॉर्म में ब्रेक कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम को भी इसने क्या कर दिया था, क्वांटाइज कर दिया था, कि जहाँ तो h/2 होगा या 2h/2 होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। तो यही वैल्यूज क्यों होगी एंगुलर मोमेंटम को, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तुमने क्वांटाइज क्यों किया भाई इस तरह से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 क्यों हो गया? तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो ये जस्ट इसकी हाइपोथेसिस थी, हाँ कि भी ये ऐसा है। ठीक है, जिसकी हेल्प से इसने चीजों को प्रूफ किया, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसमें से ये 2 पॉइंट तो अभी हमें समझ ही नहीं आए, क्योंकि ये हम इनके बारे में हमें पढ़ना है अभी। डी ब्रोगली, डी ब्रॉय और हीजनबर्ग के बारे में अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, और बाकी चीजें इस तरह से। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। डी ब्रॉय का जो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर था, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और तब पता चलेगा कि ये बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जो टाइम है 10 मिनट, इसमें शीट के अगर कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ लो। शीट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए में कोई डाउट है? सर बी में है। ए में कोई डाउट नहीं है, बी में है। नो सर। हाँ, सेक्शन बी में बोलो क्या डाउट है? सर B10। B10 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन। देखो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, मेरे को एक बार फिर से तुम्हें पढ़ाना है। फिर से मतलब उसमें 1-2 चीजें छूट गई हैं, वो मेरे को कवर करनी है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो वो चलो हम किसी दिन कर लेंगे। अच्छा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इज मैक्सिमम इन पूछा है, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, रेडिएशंस पड़ती हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यस सर। जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हम बोलेंगे उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो मतलब जितनी लूजली ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है, जितनी लूजली ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, उतनी आसानी से ये निकल जाएगा। अच्छा, तुमने अभी वो नहीं पढ़ा, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा? ओहो, नहीं पढ़ा ना अभी? नहीं पढ़ा सर। ओहो, मैंने बोला था सर को बोलो कि पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा दे, तो दिक्कत आएगी तुम्हें। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, जितना ये लूजली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, उतनी आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक है, अब सीजियम क्या होता है ना, वैसे ये चीजें पीरियोडिक टेबल में तुम डिटेल में पढ़ोगे, बट सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, इट इज ह्यूज। तो इसका जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके न्यूक्लियस के साथ बहुत ही लूजली बाउंड होता है। ठीक है, बहुत आसानी से निकल सकता है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। कहने का मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत, इस आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। मैं थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये आसानी से निकल जाएगा, तो जिस वजह से सर Na के लिए इससे ज्यादा देनी पड़ती है एनर्जी। Na के लिए इससे ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी? मतलब सर Na को मतलब Na मतलब आपने कहा ना इसमें ऑप्शन में है कि मतलब मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें होगा, तो Na में मतलब इसके कंपैरिजन में इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसमें कम एनर्जी में वो निकल जाएगा। हाँ, ज्यादा देनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल सही। तो फिर तो सर Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना सर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? वही तुम्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि तुमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा नहीं है, नहीं तो ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होती तुम्हारी। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बट अगर आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, बट सीजियम कैन डोनेट मोर इजिली, वो ज्यादा इजिली, उससे भी ज्यादा इजिली कर देता है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होता है। ये चीजें तो पीरियोडिक टेबल ओके में बहुत सर। डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, यस सर। ओके, और कोई डाउट इसमें? सर C9। C9, C9 में बोला है, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, किस स्टेटमेंट में डाउट है? ये चारों में डाउट है? सर एक और सर चारों बता दीजिए। पहली में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस। अच्छा, 2 ऑपोजिट चार्ज सिस्टम अगर होगा, मान लो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारी आएगी वो के जेड, इस तरह से सोचो ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आती है,
बट नेगेटिव में आएगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर नॉर्मल हम मैं बताऊं तो क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन आर। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में ये जो Q1 Q2 की वैल्यू पुट करनी होती है ना, ये हमें विद साइन पुट करनी होती है। ये क्या यस करने सर। थे, विद साइन पुट, तो ये माइनस जेड, तो ऑपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, अगर डिस्टेंस ये इंक्रीज होगा, डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ। डिक्रीज। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, सॉरी इसको ये इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नेगेटिव में कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना, नेगेटिव में कम हो रही है तो यस सर। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला, उल्टा बोल दिया ना यहाँ पे, यस सर। बस तो फॉल्स होगी पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसको कैसे देख सकते हो, सिंपल है यार, हायर से लोअर में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, यही होता है ना। यस सर। तो जब ये हायर से लोअर ऑर्बिट में आया तो रेडियस क्या हो गया, कम या ज्यादा, सर कम। कम। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई ना। यस। थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन, थर्ड स्टेटमेंट समझ जाओगे खुद ही, मेरे हिसाब से समझ जाओगे अब तो। यस सर। यस सर। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, 11 ev photon can free an electron from 11 ev photon can free an electron from first excited helium positive ion। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n equals to 2, n equals to 2 की एनर्जी निकाल लो हीलियम पॉजिटिव के लिए कितनी होती है, 3.4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर कितनी आएगी ये, 3.4 इंटू 4, 4 4 16, 4 3 12, 13.6। तो इसको तो 13.6 चाहिए ना एनर्जी निकालने के लिए, 11 ev कैसे निकाल देगा भाई, यस सर। खत्म। ठीक है, यस सर। और बोलो कोई, और कोई डाउट सी में, नो सर, सी में नहीं है। डी में, सर डी के सर आज करूंगा, वो स्पेक्ट्रम आज खत्म हुआ है ना इस वजह ठीक से। है चलो आज डी कर लेना, ठीक है डी कर लेना, और एक्सरसाइज 2 में भी करते जाना, ठीक है एक्सरसाइज 2 में भी करते जाना, मतलब अभी तुम कर पाओगे एक्सरसाइज 2 में मेरे हिसाब से, लेट मी चेक, तुम कर लोगे 13 तक, 1 to 13 तक कर पाओगे आसानी से, ठीक है चलो यस सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर आज यहीं तक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम लोग का जो मोलैरिटी वाला बचा है वो कब कराएंगे? क्या क्या कौन सा, सर मोलैरिटी रह गया था ना बैकअप में। ओके ओके, बैकअप में मोलैरिटी रह गया था, वो कब कराएं आपको, मोलैरिटी रह गया था और क्या क्या रह गया था उसमें, मोलैरिटी रह गया था और उसमें, अच्छा मोलैरिटी के रिगार्डिंग सब कुछ रह गया होगा, बाकी वो ऑक्सीडेशन नंबर वो सब तो हो गया था ना, यस रेडॉक्स सर। वाला। तो मोलैरिटी बचा था, मोलैरिटी कब कराएं देखना पड़ेगा यार, अब एक्चुअली अभी क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई हैं तो फ्री स्लॉट ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। या एक काम कर सकते हैं, एक नया बैच बना है तो उसमें जब मैं कराऊंगा तब तुम्हें ऐड कर दूंगा या उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चे का कोई स्लॉट मेरे को दिखेगा खाली तो मैं उसमें अरेंज करवा दूंगा आपकी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। ओके सर। ओके चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।